नमस्कार। संडे स्पेशल के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो पिछले एक सप्ताह से चल भी रही है और आने वाले कम से कम 2 सप्ताह तक इसकी गूंज पूरे देश में सुनी जाएगी। वैसे तो हमारे देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है। अभी देखिए 5 राज्यों के चुनाव होकर के निपटे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है, असम में बनी है और विजय की सरकार बनी है तमिलनाडु में। ये सबको लग रहा था कि अब मामला ठहर गया है, लेकिन अभी फिर से चुनाव हो रहे हैं। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट। सब लोग जानते हैं, इसमें मंजलपुर के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन बांकीपुर और दतिया ये क्यों खाली हुई हैं ये सब जानते हैं। दतिया से जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती, उन पर 1998 का कोई पुराना मुकदमा चल रहा था बैंक में जालसाजी का। उसमें उन्हें 3 साल की सजा हो गई। उन्होंने राहत की कोशिश की लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और इस तरीके से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने पिछली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे उस समय, आपको याद होगा, और बड़े आक्रामक थे, कट्टर हिंदूवादी फेस माने जाते थे और लगातार कई चुनाव जीत चुके थे। उनका टिकट होना था दतिया से, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बांकीपुर सीट, नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में और राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा चले ही गए, उनका निर्वाचन फाइनल हो चुका है, उन्होंने शपथ भी संभवतः ले ली है, तो उनकी सीट खाली हुई बांकीपुर। और बांकीपुर सीट कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए कि 1995 से वो और उनके पिताजी ही ये सीट जीतते रहे। नितिन नवीन 2006 से लगातार 5 बार ये सीट जीत चुके और शहरी बाहुल सीट है। और यहां पर उनके जो पिता थे वो भी लंबे समय तक, उनका नाम आप जानते हैं कि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी 1995 से 2005 तक यहां पर लगातार विधायक रहे। तो आप समझ लीजिए कि आप 35-36 साल से पहले पिता और फिर पुत्र लगातार इस सीट को जीतते रहे। अब नितिन नवीन अचानक भाजपा के अध्यक्ष बन गए, किस्मत बदल गई और सारी परिस्थितियां बदल गई। ये सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। और गुजरात की जो मंजलपुर सीट है, वहां के विधायक थे योगेश भाई नरनदास पटेल। उनका लंबी समय से बीमारी के बाद निधन हो गया था, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है। लेकिन हम बात आज सिर्फ 2 सीटों के बारे में करेंगे। पहले बात करते हैं दतिया के बारे में। दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2008, 2013 और 2018 लगातार 3 बार विधायक रहे और तीनों बार उन्होंने राजेंद्र भारती को ही हराया था। लेकिन देखिए पिछली बार किस्मत की मार देखिए आप, इनका मार्जिन जीत का लगातार कम होता चला जाता, लेकिन किस्मत की मार देखिए कि पिछली बार 2023 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जब बीजेपी की सरकार बनी, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में गए, तो नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोटों से यहां से हार गए। किस्मत होती है। वह गृह मंत्री थे उस समय और हार गए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बड़े प्रभावशाली थे। लोग ये कहा करते थे कि नरोत्तम मिश्रा को सीधे हाईकमान, अमित शाह, इन सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और एक कट्टर हिंदूवादी फेस थे। मेरे ध्यान है कई विवादित विज्ञापन आते थे। एक ज्वेलरी का विज्ञापन आया था, उसमें हिंदुओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो उस पूरे के पूरे मामले को उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से हैंडल किया था और कई इस तरह के वो बयान समय समय पर देते रहते थे कि अचानक सुर्खियों में घिर जाते थे। लेकिन जो मेरे पास डेटा है उसकी मैं अगर बात करूं तो धीरे धीरे उनका ग्राफ लगातार नीचे चलता चला जा रहा था। 2008 तक वो डबरा से लड़ा करते थे, लेकिन 2008 में परिसीमन के समय वहां की जो सीट थी, डबरा सीट, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण, उन्होंने दतिया का रुख किया। 2008 में उन्होंने राजेंद्र भारती बसपा के टिकट से लड़े थे। उस समय 11,233 मतों से मिश्रा ने जीत हासिल की। फिर 2013 में 12,081 मतों से जीते। 2018 में तो केवल 2,656 वोटों से वो जीत पाए। आपको याद होगा कि कमलनाथ की सरकार बन गई थी, शिवराज सिंह चौहान हार गए थे,
और फिर बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से ध्यान आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस समय बगावत की थी, उस समय इस सारे घटनाक्रम के पीछे जो एक योजना थी वो पूरे तरीके से नरोत्तम मिश्रा की थी। नरोत्तम मिश्रा ही दिल्ली में पहुंचे थे और एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी विधायक थे उन सब विधायकों की अमित शाह से मुलाकात करवा रहे थे और अंत में उन्होंने तख्ता पलट किया था। तो नरोत्तम मिश्रा का कद बहुत ही बड़ा हो गया था और कई मंत्रालयों में रहने के बाद वो ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में वो यहां का सीएम फेस भी हो। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। अमित शाह का आशीर्वाद भी था, सब कुछ था, हाईकमान से बढ़िया संबंध थे, नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। और उनका टिकट अभी जब 2-3 दिन पहले डिक्लेयर नहीं हुआ, दूसरा वहां से टिकट डिक्लेयर कर दिया गया, तो उनके समर्थकों ने उतर के बड़ा हंगामा मचाया, सड़कों पर उतर के भाजपा के दफ्तर में तालाबंदी कर दी गई और इसके साथ बहुत बड़ा मैसेज गया हाईकमान को कि नरोत्तम मिश्रा तो एकदम बागी मूड में आ गए हैं। आशुतोष तिवारी उनके स्थान पर जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो भाजपा ने यहां पर किसी भी प्रकार का रिस्क उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लंबे समय से जो बाकायदा नरोत्तम मिश्रा का ग्राफ डाउन जा रहा था, उस ग्राफ को ध्यान में रखा गया। और देखिए, यहां मैं अमित शाह की बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि अमित शाह ने जब यह देखा कि कैंडिडेट हार सकता है तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का फैसला लिया। हालांकि पिछले 3 महीने से जब यह सीट खाली पड़ी थी, नरोत्तम मिश्रा लगातार एक्टिव थे और सब लोग ये मान रहे थे कि निश्चित रूप से जीत उन्हीं की होगी और उन्हीं का ही टिकट होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब अमित शाह ने ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया तो फीडबैक गलत आया और यह कहा कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नाराजगी भी है और लगातार क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता घटती चली जा रही है। तो इसी वजह से वहां पर टिकट बदलने का फैसला किया गया। और हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन भाजपा यह चाहती थी कि कोई ऐसा चेहरा सामने आए जिसके साथ कोई विवाद ना जुड़ा हुआ हो, और निश्चित रूप से तिवारी के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ और इसलिए उनका टिकट कर दिया गया। संगठन से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से आते हैं आशुतोष तिवारी और लंबे समय से चुपचाप रहकर काम करते रहे हैं। जो ग्वालियर चंबल का संभाग है वहां के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बड़े डीपली पार्टी के लिए काम किया है। शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के तौर पर, उस दौरान उन्हें मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इसलिए मुझे लगा कि भाजपा ने बिल्कुल सही किया जो टिकट वहां पर बदल दिया। और इससे एक बात और भी साबित होती है, भले ही आप कितने भी क्षेत्र में कितने भी बड़े शतरप हों, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान के पास आपके प्रति सही फीडबैक नहीं गया है तो भाजपा टिकट बदलने में देर नहीं लगाती। और अमित शाह का एक अपना ऑरा है, एक अपना उनका एक टीम है जो लगातार काम करती रहती है और ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेकर के आती है और वही फीडबैक अंत में काम आता है। इसी प्रकार का एक और फीडबैक अमित शाह को बांकीपुर से मिला। बांकीपुर की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने, देखिए दतिया में तो टिकट बदल दिया गया, टिकट दिया गया नरोत्तम मिश्रा को। यहां बड़ी एक कहानी हुई। अब चूंकि नितिन नवीन ने यह सीट छोड़ी थी और नितिन नवीन का गृह क्षेत्र है, उनके पिता यहां लंबे समय तक विधायक रहे, फिर वो रहे, तो यह पार्टी ने माना कि भाई जिसे ये कहेंगे उसको टिकट दे दिया जाएगा। नितिन नवीन ने कहा कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को टिकट दे दीजिए। अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी लंबे समय से नितिन नवीन के साथ जुड़े रहे हैं और नितिन नवीन के लिए काम करते रहे हैं। तो इस तरीके से नितिन नवीन ने उनको टिकट दिलवा दिया और उन्होंने 9 तारीख को नामांकन भी दाखिल कर दिया और नामांकन में बीजेपी और एनडीए के सभी बड़े दलों के नेता उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंटी ने यह कहा कि मैं पारिवारिक कारणों से अपना नाम वापस ले रहा हूं। सब लोग भौचक रह गए। ये मेरे हिसाब से पहला ऐसा मौका मैंने देखा है कि बीजेपी ने
कोई कैंडिडेट तब बदला जब उसने नामांकन भी कर लिया हो। बीजेपी में तो परंपरा रही है कि जो लिस्ट एक बार जारी हो जाती है उसमें भी कोई फेरबदल नहीं होता। मैंने तो कोई रेयर नहीं देखा, किसी विधायक के लिए भी नहीं देखा, एक आध कोई सीट पर बदला हो तो अलग बात है। लेकिन यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई है और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी पर्चा भर देता है और उसके 24 घंटे के बाद ही यह कह देता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पारिवारिक कारणों से नाम वापस ले रहा हूं। इससे सब लोग चौंक गए कि यार आखिरकार ये हुआ क्या और उनका टिकट कटा क्यों। टिकट कटने के बहुत सारे रीजन है। उनकी जगह नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया गया है, आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं। अभिषेक के बारे में तो यह था वो केवल 10वीं पास था, लेकिन ये बीए पास है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा जमीनी कार्यकर्ता हैं। बताते हैं कि इन्होंने पार्टी के लिए ग्राउंड पर काम किया है, पर्चियां तक बांटी हुई है। लेकिन आखिरकार अभिषेक सिन्हा के साथ क्या हुआ, यह एक बहुत बड़ी कहानी है। आप जानते होंगे कि बांकीपुर सीट, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा सीट का जो ये उपचुनाव हो रहा है बिहार में, यहां से प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी वाले नेता वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं। ये अपर कास्ट की सीट है बेसिकली। वैश्य, कायस्थ, अब चूंकि नितिन नवीन भी कायस्थ हैं, उन्होंने अभिषेक सिन्हा को दिलवाया था, वो भी कायस्थ थे, और नीरज सिन्हा जिनको अब टिकट मिला है वो भी कायस्थ हैं। तो कायस्थों में उनका दबदबा है, उन्हें पता है। लेकिन यहां पर वैश्य वोट भी बहुत हैं, राजपूत भी हैं, भूमियार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारे अपर कास्ट वोट हैं यहां पर। तो इस तरीके से लोगों के बीच में यह कयास लगने शुरू हो गए कि आखिरकार क्या बात हुई कि अभिषेक का टिकट काट दिया गया। जो इसमें खबर वापस सामने आई है, यह पता लगा है कि फॉर्डर स्कैम, जो चारा घोटाला हुआ था लालू प्रसाद यादव के समय में 1980 से 1990 के बीच में, यह व्यापक लेवल पर हुआ था। और उस समय बिहार की जो सरकार थी, पशुपालन विभाग के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में तत्कालीन वित्त सचिव जो वीएस दुबे रहे थे, उन्होंने इसका खुलासा किया था। इसके बाद इसमें सीबीआई जांच हुई थी। लालू यादव, कई नेताओं, नौकरशाहों और जो सप्लायर्स थे उन सबको सजा हुई थी। लालू को सजा हो चुकी है इसमें। अभिषेक बंटी का सीधा संबंध इस घोटाले से उजागर हुआ है। उनके पिता रविंद्र प्रसाद और माता चंचला सिन्हा का नाम इस घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल था। रविंद्र प्रसाद, उनके पिता, मगध केमिकल कॉरपोरेशन के मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। 15 फरवरी 2002 को सीबीआई प्रेस विज्ञप्ति और न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार 139 करोड़ रुपए के चारा घोटाले मामले में सीबीआई ने 2001 से 2003 के बीच 3 विस्तृत चार्जशीट जो दाखिल की थी, और मामले में जिन 75 लोगों को लालू प्रसाद यादव के साथ दोषी ठहराया गया था और 3 साल की सजा सुनाई गई थी, उनमें अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। अब यह जो घटनाक्रम था, यह अचानक सामने आया। लोगों का यह कहना है कि नितिन नवीन ने यह वाला फीडबैक पार्टी हाईकमान को नहीं दिया, संभवतः अमित शाह को नहीं दिया। और यह बताया जाता है कि अमित शाह के संज्ञान में जैसे ही नामांकन किया अभिषेक ने, तुरंत किसी ने यह थर्ड पार्टी से यह फीडबैक उनको मिला और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने ये कहा कि साहब, हमने जो फीडबैक मिल रहा है, जो अंदर की बात है वो बता रहा हूं आपको, इनसाइड स्टोरी, कि हम लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे और बड़ी मुश्किल से आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी को किस तरीके से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अमित शाह वहां पर लेकर के आए हैं। नीतीश कुमार की जगह उनकी ताजपोशी करवाई है और बीजेपी ने पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली हुई सीट पर भ्रष्टाचार के कनेक्शन से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर टिकट दे दिया जाता तो फिर क्या होता। और अमित शाह ने अंतिम समय में किसी की भी परवाह ना करते हुए इस टिकट को बदलवाया और नीरज सिन्हा को, जो संघ की बैकग्राउंड से आते हैं, ये टिकट दिलवाया है। ये दो उदाहरण क्या बताते हैं? दोनों में ही अमित शाह कॉमन है। ये बताते हैं कि भले ही उनका बहुत करीबी आदमी हो, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जाता था, मीडिया पर काफी मजाक भी बनाया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा तो बड़ा कहते थे कि अमित शाह के करीबी हैं, उसके बावजूद भी टिकट कट गया। देखिए, अमित शाह पार्टी की विनेबिलिटी पर बात करते हैं। उनका एक मुख्य लक्ष्य है कि पार्टी की जीत होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई ईगो सामने नहीं आना चाहिए कि नहीं हम तो इसी को टिकट देंगे, इसको टिकट नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो आप पार्टी का नुकसान करते हैं। उन्हें यह लगा कि नरोत्तम मिश्रा इस बार नहीं जीत सकते, उनका लगातार डाउनफॉल हो रहा है। पिछली बार तो 2000 वोटों से ही जीते थे केवल,
तो ऐसी स्थिति में उनका टिकट काटने का बिल्कुल उपयुक्त कारण पार्टी हाईकमान के पास था। और पार्टी हाईकमान ने जो पैनल में 3 नाम भेजे थे, नरोत्तम मिश्रा का सबसे पहले नंबर पर था, तिवारी का दूसरे नंबर पर था, लेकिन तिवारी का नाम फाइनल हुआ। कांग्रेस तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं कर पाई है वहां का अपना भारती की जगह पर। और उसी प्रकार बांकीपुर से टिकट काट देना बंटी का, यह भी यह दर्शाता है कि पार्टी अपनी इमेज को लेकर के कितनी कॉन्शियस है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लालू को किनारे किया है। देखिए, लालू की जो पार्टी आरजेडी, उसने रेखा गुप्ता को यहां से टिकट दे दिया है जो वैश्य समुदाय से आती हैं। पिछली बार नितिन नवीन को 98,000 वोट मिले थे और रेखा को 46,000 वोट मिले थे, काफी गैप था। लेकिन जो वैश्य वोट हैं उनमें इस बार वो सेंध लगा सकती हैं फिर से, ये आशंका भाजपा को लग रही है। और ब्राह्मण वतों में प्रशांत किशोर सेंध लगा सकते हैं। तो भाजपा को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भ्रष्टाचार का मुद्दा, अभिषेक बंटी का मुद्दा तूल पकड़ जाए और यह सेल्फ गोल साबित हो जाए। इसीलिए अंतिम समय पर यह टिकट बदल दिया गया है। हालांकि मुझे जो लग रहा है, समीकरण जो लग रहे हैं, दोनों ही सीटें भाजपा जीत सकती है और जीतने के पूरे चांस भी हैं। लेकिन यह एक मैसेज दे देना कि पार्टी की जो जीत है वो सर्वोपरि है और अब जमाना जो क्षेत्रीय शत्रप हैं उनका खत्म हो चुका है। अमित शाह और मोदी के इस कार्यकाल में जो उनका दौर चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा अपने क्षेत्र में शत्रप थे, नितिन नवीन भी बड़े नेता हैं अपने इलाके के, लेकिन पार्टी के हितों के सामने किसी की कोई परवाह नहीं करते अमित शाह। ये एक बार फिर मैसेज देने में वो सफल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और संडे स्पेशल के एपिसोड के बारे में अपने सुझाव अवश्य दें कि आप किस प्रकार के मैटर पर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं। हर सप्ताह क्या कुछ पुरानी क्या कहानियां किससे सुनाए जाएं, इसके बारे में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।